तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। तापमिति और ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा कहने का मतलब कि जो हमको गर्माहट का अनुभव कराए, या जैसे हम अपने हाथों के अपने हथेलियों को जैसे रगड़ते हैं, रगड़ने पर हमारे हाथों की हथेलियों में गर्माहट का अनुभव होता है, तो वो जो गर्माहट है वो क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है? जैसे हमने अपने हाथों के हथेलियों को रगड़ने के बाद वहाँ हमको गर्माहट का अनुभव हुआ। गर्माहट के अनुभव होने का पीछे कारण ये है कि जैसे ही हम दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने पर हथेलियों में घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण के कारण ही उसमें ऊष्मा उत्पन्न भी होती है। अब यदि यहाँ पर घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो कहने का मतलब है कि हमारे हाथों के में जो अणु हैं, जो अणु उपस्थित होते हैं, जब हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, उस समय वो जो अणु है वो हो जाते हैं गतिशील अवस्था में, और गतिशील अवस्था में होने के कारण ही वो आपस में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और उस ऊर्जा के कारण हमको गर्माहट का अनुभव होता है, और इसे हम कहते हैं ऊष्मा। तो ऊष्मा या ताप, ये दोनों अलग चीजें हैं। ऊष्मा अलग है, ताप अलग है। ऊष्मा जब हम किसी चीजों को आपस में घर्षण कराएं या दो चीजों को आपस में रगड़ें, उस कारण जब उत्पन्न होती है वो कहलाती है ऊष्मा। ताप कोई पदार्थ के अंदर जो अणु है, मान लो हम ये देखते हैं कि कोई भी एक पदार्थ है, ये इस पदार्थ के अंदर बहुत सारे अणु होते हैं, और ये जो अणु होते हैं ये हमेशा गतिशील अवस्था में होंगे, या हो सकता है कि कुछ अणु यहाँ पर जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, छोटे छोटे जो अणु हैं वो गतिशील अवस्था में है, और कुछ अणु यहाँ पर स्थिर अवस्था में है। तो ये जो अंदर जो पदार्थ है, उस पदार्थ के जो अणु हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, इनके कारण जब कोई वस्तु में ताप उत्पन्न होता है या उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ताप। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ताप है वो किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा का माप होती है। जो ताप है वो क्या है? किसी भी वस्तु के आंतरिक ऊर्जा का माप। अब आंतरिक ऊर्जा क्या है? आंतरिक ऊर्जा कहने का मतलब, यदि हम एक पदार्थ देखते हैं, ये पदार्थ हम ये मानते हैं कि ये जो पदार्थ है वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। अब ये जो अणु है वो लगातार किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। तो जैसे ये गतिशील अवस्था में होगा तो ये एक अणु दूसरे से टकराएगा, दूसरा अणु तीसरे से टकराएगा, तो आपसी टक्करों के कारण जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद फिर से अलग होकर ये गति करेंगे, तो यहाँ पर टकराने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, साथ ही साथ ये अणु जब गतिशील अवस्था में है तो गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, या फिर कुछ अणु इसमें से स्थिर अवस्था में भी हो सकता है, तो उसके स्थिर अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इन सभी ऊर्जाओं का जो योग होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा तो ये जो गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, कंपन ऊर्जा हो गया, या और भी जो ऊर्जा होती है, घूर्णन ऊर्जा या इनकी स्थानांतरित ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं का जो योग होगा वो क्या कहलाएगी? इन अणुओं की आंतरिक ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये इस पदार्थ के जो अणु हैं उन अणुओं के कारण उत्पन्न होता है, या उन अणुओं की जो अंदर की ऊर्जा है वो बाहर आती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और जब ताप जो है, ताप क्या होता है कि किसी भी आदर्श गैसों के आंतरिक ऊर्जा का माप होता है। कोई भी गैस जो होगा, या आदर्श गैस यदि हम लेते हैं, तो आदर्श गैस के जो अणु हैं वो हमेशा गतिशील अवस्था में
स्थिर अवस्था में या स्थानांतरण ऊर्जा की अवस्था में होते हैं और उस कारण वो उस वस्तु को लगातार क्या करते हैं, ताप देते हैं और उसी कारण वो हमें गर्म महसूस होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ताप कहेंगे। ताप के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होगी और इसे हम कहते हैं तापमिति या ऊष्मा प्रसार। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी और ताप का मात्रक होता है जूल। यदि हम किसी टेम्परेचर को मापें तो ताप को मापते हैं किससे, जूल से मापते हैं और ऊष्मा को मापते हैं हम कैलोरी से। तो इन दोनों में बस ये अंतर है कि ताप हम जूल में मापते हैं, लेकिन इन दोनों का जो आंतरिक ऊर्जा, ये दोनों रिलेटेड किससे है, आंतरिक ऊर्जा से रिलेटेड है। मतलब इनके अणु की जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या उनके बीच अंदर जो स्थानांतरण ऊर्जा होगी, उनके कुल ऊर्जाओं का योग ही ताप या ऊष्मा हम कहलाता है। अब हम अगला देखते हैं उष्मीय संतुलन। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास दो वस्तु है, यह है ए और एक है बी। साधारण अनुभव की बात यह है कि यदि हमारे पास दो वस्तु है, दो अलग अलग वस्तुएं यहाँ पर, यदि हम मान लो पहली वस्तु को हम छूते हैं, ये हमको ठंडा महसूस होता है। फिर इसके छूने के बाद हम दूसरी वस्तु को छूते हैं तो इसके अपेक्षाकृत ये हमको कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। तो यहाँ पर जब जो वस्तु ठंडी है, जिसको छूने पर हमको ठंडेपन का एहसास होता है, वो उसको हम क्या मानते हैं कि उसका ताप जो है वो कम है और वो ठंडा है। जिस वस्तु को छूने से हमको गर्माहट का एहसास होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु गर्म है या उसको छूने से हमको उसका टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होगा। यदि हम दोनों वस्तुओं को ए और बी, इन दोनों वस्तुओं को पहले ए को छूते हैं फिर बी को छूते हैं, ए को छूने के बाद यदि हम बी को छू रहे हैं तो उस समय यदि बी हमको गर्म महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि ए का जो टेम्परेचर है वो कम है और बी का टेम्परेचर है वो क्या है, ज़्यादा है। यदि हम पहले वस्तु ए को छूने के बाद बी को छूते हैं तो ए को छूने के बाद हम बी को छू रहे हैं और बी हमको कैसा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। इसलिए हम ये जान सकते हैं कि ए का टेम्परेचर कम है बी की तुलना में, इसलिए हमको बी जो है वो ज़्यादा गर्म लग रहा है और ए हमको ठंडा महसूस होता है। अब अगर ऐसा हो कि हम जब ए को छूते हैं और ए को छूने के बाद यदि हम बी को छू रहे हैं, ए को छूते हैं उसके बाद बी को छूने पर हमको ठंडेपन का एहसास हो, मतलब पहला जो वस्तु हमने छुआ वो गर्म था और बाद में जो वस्तु हमने छुआ वो कैसा था, ठंडा था। अब यदि हम इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क में रख दें, मतलब दोनों वस्तुओं को हम पास रख दें, एक गर्म है और दूसरी ठंडी है। दोनों वस्तुओं को यदि हम एक दूसरे के पास रखते हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में होंगे, उस समय ये क्या करेंगे, एक वस्तु क्योंकि ठंडी है दूसरा गर्म है तो यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है। मान लो ए जो है वो ठंडा है और बी जो है वो गर्म है, तो यहाँ पर ऊर्जा कहाँ से, बी से ए की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, क्योंकि हमेशा जो जिसका ताप ज़्यादा है वो अपना ताप कम ताप वाले को देगा, ना कि कम ताप वाला ज़्यादा ताप वाले को। इसलिए अगर हम ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु को हम साथ साथ रखें तो तब तक ऊर्जा या तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर होते रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। और जैसे ही मान लो बी, अब यहाँ पर बी जो है गर्म है और ये ठंडा है, इस कारण बी क्या कर रहा है, अपना जो टेम्परेचर है, अतिरिक्त ताप जो है वो किसको दे रहा है, वो ए को दे रहा है। जब बी अपना अतिरिक्त ताप ए को दे रहा है तो इस समय ए जो है
वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। और जब ये गर्म होगा तो उस समय इसके गर्म होने के साथ साथ धीरे धीरे क्या एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जब A का टेम्परेचर B के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि B इसको धीरे धीरे ऊष्मा दे रहा है। और जब धीरे धीरे ये ऊष्मा लेते रहेगा तो A का जो ताप है वो B के ताप के बराबर होगा। जब दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो उस समय ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो अपने आप रुक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले A ठंडा था इसलिए वो B से ऊष्मा ले रहा था, लेकिन जब A का ताप B के ताप के बराबर हो गया, मतलब दोनों अब इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल होंगे तो ना ही A B को कुछ ताप देगा ना ही B A को ताप देगा। तो वो जो स्थिति है वो कहलाती है ऊष्मीय संतुलन की स्थिति। जब दोनों पदार्थों का ताप क्या हो जाए, बराबर हो जाए और उसमें ऊष्मा स्थानांतरण की दर शून्य हो जाए, मतलब उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण अपने आप रुक जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय संतुलन का होना। इसके बाद अगला है तापमापी। तापमापी का मतलब होता है ताप का मापन करने वाला। तापमापी का क्या मतलब है कि ताप को, जैसे हम किसी चीज का ताप है, कोई वस्तु ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कितना, ठंडा है तो भी कितना टेम्परेचर है, या वस्तु गर्म है तो उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये नापने की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। तो ताप मापने के लिए हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसको तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। ये थर्मामीटर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्सियस तापमापी, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट तापमापी, तीसरा होता है र्यूमर तापमापी, और चौथा होता है केल्विन तापमापी। तो ये तापमापी 4 प्रकार के होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। तो तापमापी में हम देखते हैं ये इस प्रकार एक कांच का बना हुआ होता है। ये इस प्रकार एक कांच का बना हुआ एक उपकरण होता है, इसको हम कहते हैं तापमापी। इसका उपयोग हम ताप मापने के लिए करते हैं। जैसे यदि टेम्परेचर हमको मापना, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो या किसी वस्तु का टेम्परेचर हो, तो उस समय हम इस तापमापी का जो निचला सिरा है, इस निचले सिरे को उस वस्तु के ऊपर रखते हैं। तो अपने आप जैसे ही हम इस निचले सिरे को वस्तु के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर जो स्केल दिखाया गया, जो पैमाना है, उससे हमको ये पता लग जाता है कि उस वस्तु का टेम्परेचर कितना है। तो इस तापमापी में ये जो निचला बिंदु होता है ये कहलाता है अधोबिंदु, और ये जो ऊपरी बिंदु होता है ये कहलाता है ऊर्ध्व बिंदु। ये जो निचला बिंदु कहलाता है अधोबिंदु और ये ऊपरी बिंदु कहलाता है ऊर्ध्व बिंदु। अधोबिंदु कहने का मतलब होता है जल का हिमांक। अब जल का जो हिमांक होता है वो कितना होगा, 0 अंश सेंटीग्रेड। जल का हिमांक ये होता है 0 अंश सेंटीग्रेड। और ऊर्ध्व बिंदु कहने का मतलब होता है जल का क्वथनांक।
और ये होता है 100 अंश सेंटीग्रेड। अधोबिंदु कहने का मतलब हम ये समझते हैं कि जल का हिमांक कहने का मतलब पानी जो है वो जब बर्फ की अवस्था में हो, पानी जब बर्फ की अवस्था में होगा तो उस समय उसका मान कितना होगा, 0 अंश सेंटीग्रेड होगा। और पानी को जब हम गर्म करते हैं तो पानी उबलना कब प्रारंभ होता है, जब उसका टेम्परेचर 100 अंश सेंटीग्रेड होगा तभी वो उबलना प्रारंभ करता है। तो इस समय जो जल उच्चतम बिंदु या ऊर्ध्व बिंदु जिसको हम लेंगे वो जल का क्वथनांक होगा 100 अंश सेंटीग्रेड, और जो उसका निम्नतम बिंदु या अधो बिंदु होगा वो कहलाएगा जल का हिमांक, जिसको हम कहेंगे 0 अंश सेंटीग्रेड। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग पैमाने विकसित किए ताप को मापने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी का खोज स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। सेल्सियस तापमापी की खोज स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। इन्होंने ये बताया था कि जो तापमापी होता है इन्होंने जो तापमापी बनाया उसका जो निम्नतम बिंदु मतलब अधो बिंदु उन्होंने 0 अंश सेंटीग्रेड रखा, और ऊर्ध्व बिंदु उन्होंने कितना रखा, 100 अंश सेंटीग्रेड। सेल्सियस तापमापी का अधो बिंदु होता है 0 अंश सेंटीग्रेड और इसका ऊर्ध्व बिंदु होता है 100 अंश सेंटीग्रेड। मतलब जो सेंटीग्रेड तापमापी या सेंटीग्रेड पैमाना जो हमारा है वो पूरे 100 भागों में विभाजित होता है। 0 अंश सेंटीग्रेड उसका निम्नतम बिंदु होगा और 100 अंश सेंटीग्रेड उसका उच्चतम बिंदु होगा। और इसके एक एक खाने का मान मतलब इनका 0 अंश सेंटीग्रेड से 1 अंश सेंटीग्रेड, इसको हम एक एक खाने का मान कितना लेते हैं, 1 अंश सेंटीग्रेड मानते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट तापमापी। फ़ारेनहाइट तापमापी की खोज फ़ारेनहाइट ने की थी। फ़ारेनहाइट तापमापी की जो खोज है वो फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक का नाम है, ये फ़ारेनहाइट, इसी ने इसकी खोज की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो फ़ारेनहाइट तापमापी है उसका जो अधो बिंदु है वो होता है 32 फ़ारेनहाइट। इसका जो निम्नतम बिंदु या अधो बिंदु होता है वो 32 अंश फ़ारेनहाइट होता है, और इसका जो ऊर्ध्व बिंदु है मतलब जो उच्चतम बिंदु है वो होता है 212 अंश फ़ारेनहाइट। इसका जो निम्नतम बिंदु लेंगे कोई भी तापमापी मतलब यदि ये फ़ारेनहाइट तापमापी है तो उसका निम्नतम बिंदु 32 अंश फ़ारेनहाइट होगा और उच्चतम बिंदु 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है, और टोटल ये 180 बराबर भागों में बटा होता है। इसमें 32 अंश फ़ारेनहाइट से लेकर 212 अंश फ़ारेनहाइट इन दोनों के बीच ये टोटल कितने पॉइंट्स होंगे, 180 बराबर खाने होंगे, और इसका भी एक एक अंश का मान होता है 1 अंश फ़ारेनहाइट। ये एक एक खाने का मान इसका होगा। थर्ड होता है र्यूमर तापमापी। र्यूमर तापमापी की खोज र्यूमर ने की थी। र्यूमर भी एक वैज्ञानिक है और इन्होंने ये बताया कि इसका जो कोई भी जो उसने तापमापी बनाया उसका जो अधो बिंदु मतलब र्यूमर तापमापी का जो निम्नतम पॉइंट ये तो 0 अंश सेंटीग्रेड ही है, निम्नतम पॉइंट 0 अंश सेंटीग्रेड ही होगा, लेकिन जो इसका उच्चतम पॉइंट होता है वो होता है 80 अंश 0 अंश र्यूमर और 80 अंश र्यूमर। तो र्यूमर तापमापी में इसका अधो बिंदु 0 अंश होगा और उसका उच्चतम बिंदु होगा 80 अंश। मतलब ये जो र्यूमर तापमापी है ये 80 बराबर भागों में बटा हुआ रहता है। लास्ट होता है केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी की खोज केल्विन ने की थी। केल्विन तापमापी की खोज केल्विन ने की थी और इसके अनुसार जो तापमापी का जो अधो बिंदु है उसने अधो बिंदु माना 273.15 केल्विन को और उसका ऊर्ध्व बिंदु था 373.15। लेकिन ये 273.15 और 373.15 इसको हम 200 सीधा मानते हैं, 273 से 373 तक। तो ये होता है केल्विन तापमापी। तो इस 4 प्रकार के तापमापी होते हैं। ये भी बटा होता है सिर्फ 100 बराबर खानों में।
तो सेल्सियस तापमापी 100 बराबर खानों में बटा होता है, फ़ारेनहाइट 180 बराबर खानों में बटा होता है, र्यूमर तापमापी 80 बराबर खानों में बटा होता है और केल्विन तापमापी 100 बराबर खानों में बटा होता है। अब यहाँ पर यदि हमको हमारे पास तापमापी है उसको पहचान करना है, तो यहाँ पर ऊपर जो है ऊर्ध्व बिंदु, यहाँ पर यदि वो सेंटीग्रेड है तो C लिखा रहेगा, यदि वो फ़ारेनहाइट है तो F लिखा रहेगा, यदि वो र्यूमर तापमापी है तो R लिखा होगा और यदि वो केल्विन तापमापी है तो K लिखा रहता है। इसको देखते हुए हम पहचान कर सकते हैं कि ये चारों तापमापी में से ये कौन सा तापमापी होता है। चारों तापमापियों में एक रिलेशन है, वो होता है C0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इज इक्वल टू R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ये चारों तापमापी हैं जिसके बीच रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस तापमापी। ये होता है हाइड्रोजन गैस तापमापी। हाइड्रोजन गैस तापमापी का सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धांत। हाइड्रोजन गैस तापमापी का सिद्धांत ये है कि ये जो है वो दाब के नियम पर आधारित है। दाब का नियम कहने का मतलब कि यदि हम हाइड्रोजन गैस तापमापी का आयतन निश्चित रखें तो आयतन निश्चित रखने पर किसी गैस का टेम्परेचर यदि हम 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं,
हमने आयतन यहाँ पर निश्चित रखा है और उस समय यदि हम 1 अंश सेंटीग्रेड इसके ताप को बढ़ाते हैं तो इसका जो दाब है वो 0 अंश सेंटीग्रेड का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। ये होता है दाब का नियम और इसी दाब के नियम पर आधारित है हमारा हाइड्रोजन गैस तापमापी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तापमापी में ये है बल्ब ए, ये उससे जुड़ा हुआ एक सिरा है बी और इससे जुड़े हुए 2 सिरे हैं, एक सी है और दूसरा डी है। सी जो है वो ई को संभालता है, मतलब ई जो है हमारा ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है दाब मापी। बैरोमीटर एक क्या है? दाब मापी है, जो हम हाइड्रोजन गैस तापमापी की सहायता से हम यहाँ पर किसी गैस के दाब का मापन करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना किसी गैस का 0 अंश सेंटीग्रेड पर दाब P0 है। 0 अंश सेंटीग्रेड पर दाब P0 है और 100 अंश सेंटीग्रेड पर P100 है तथा T अंश सेंटीग्रेड पर कितना है? देखो यहाँ पर 0 अंश सेंटीग्रेड पर P0 हुआ, 100 अंश सेंटीग्रेड पर P100 और T अंश सेंटीग्रेड पर होता है P है। तब दाब के नियम से हो जाएगा P100 इज इक्वल टू P0 1 प्लस 100/273। अब ये हो जाता है P100 इज इक्वल टू P0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P0 प्लस 100 P0/273। P0 को हम पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा P100 माइनस P0 इज इक्वल टू 100 P0/273। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये जब ताप कितना है 100 अंश सेंटीग्रेड है उसके लिए हमने निकाल लिया। अब हम मानते हैं कि दाब यदि P है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 1 प्लस T/273, क्योंकि जब टेम्परेचर T अंश सेंटीग्रेड होगा तभी दाब उसका P होता है। अब यहाँ पर आ गया P इक्वल टू P0 प्लस T/273। फिर से P0 को पक्षांतर करेंगे तो आएगा P माइनस P0 इज इक्वल टू T/273 और ये होगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग दे देते हैं। समीकरण 1 भागित समीकरण 2 तो हो जाएगा P100 माइनस P0/P माइनस P0 इज इक्वल टू ये होगा 100 P0/273 T P0/273। तो यहाँ 273 से 273 कट गया तो आ जाएगा P100 माइनस P0/P माइनस P0 इज इक्वल टू, जब यहाँ पर 273 से 273 कट गया और P0 से P0 कट गया तो क्या बच जाएगा 100/T। ये हो गया। अब हमको निकालना T का वैल्यू है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा P100 माइनस P0 इंटू T इज इक्वल टू 100 T माइनस P0। तो T का वैल्यू हो जाएगा 100 P माइनस P0/P100 माइनस P0। तो T इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको अरेंज करके P माइनस P0/P100 माइनस P0 इंटू 100। ये जो सूत्र है ये होता है गैस के ताप के मापन के लिए, जो कि हम हाइड्रोजन गैस तापमापी की सहायता से करते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन गैस तापमापी का सिद्धांत।
अब सिद्धांत के बाद आता है संरचना। संरचना में हमने ये देखा कि बल्ब, ये ए हमारा क्या है, बल्ब है। बल्ब दो पतले तारों की सहायता से एक बड़े सिरे या बड़े कांच के नली बी से जुड़ा हुआ है। इस बड़े कांच के नली बी के बीच हिस्से में ये होता है पारा, इसके ऊपर लगा होता है संकेतक P। तो जो चौड़ी नली B है वो दो नली C और एक और नली है D। C और D, ये हो गया D, तो C और D दोनों से जुड़ा होता रहता है। C जो नली है वो E को नियंत्रित करके या E को संभाले रखती है, और D जो नली है वो इस पूरे हाइड्रोजन गैस तापमापी को स्थानांतरित या समांजित करने का काम करती है। अब हम देखते हैं इसका कार्यविधि। कार्यविधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा बल्ब ए है, बल्ब ए को हम 0 सेंटीग्रेड पर रखेंगे। सबसे पहले हम बल्ब ए के पास बर्फ रखेंगे। बर्फ रखने का मतलब हम बल्ब ए को किस में रखे हैं, 0 सेंटीग्रेड पर रखते हैं। तो जैसे ही हम बल्ब ए को 0 सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो ये जो डी सिरा है, डी को हम उसके बाद खिसका कर समांजित करेंगे, इस पूरे तापमापी को समांजित करेंगे, डी को ऊपर नीचे खिसकाकर। जब इसको ऊपर नीचे खिसकाकर हम समांजित करेंगे उस समय ये चौड़ी नली बी के अंदर जो पारा है वो संकेतक P को स्पर्श करेगा। जैसे ही संकेतक P को स्पर्श करेगा उस समय नली B का जो टेम्परेचर है और नली E का जो टेम्परेचर है, इन दोनों के जो ताप का अंतर होगा, नली B और नली E दोनों के ताप का अंतर 0 सेंटीग्रेड पर P0 प्राप्त होगा। अगर 0 सेंटीग्रेड पर हम रखे हैं तो हमको उसका दाब कितना मिलेगा, P0 मिलेगा। अब उसके बाद हम करते हैं 100 सेंटीग्रेड पर। अब बल्ब को उबलते हुए पानी में, मतलब बल्ब ए जो है उसको हम पानी के भाप में रखते हैं। पानी के भाप में इसको रखें। अब इसको फिर से डी को ऊपर नीचे खिसकाकर इस पूरे संयंत्र को समांजित करेंगे। जब इसको समांजित करेंगे उस समय ये जो B का पारा है वो फिर से संकेतक को स्पर्श करेगा। संकेतक P को जैसे ही स्पर्श करेगा उस समय B और E दोनों के दाब का अंतर हमको 100 सेंटीग्रेड पर दाब का अंतर P100 प्राप्त होगा। ये हो गया 0 सेंटीग्रेड पर P0 प्राप्त हुआ, 100 सेंटीग्रेड पर कितना प्राप्त हुआ, P100 प्राप्त हुआ। अब ये दोनों क्रिया तो हम कर लिए कि एक बार 0 सेंटीग्रेड पर मतलब सबसे निम्नतम पॉइंट पर रखा और एक बार सबसे उच्चतम पॉइंट पर रखा। अब जिस गैस का ताप हमको मापना है उस गैस को हम वहां पर रखते हैं। जिस गैस का ताप मापना है उस गैस को हम ए बल्ब पर रखते हैं। जैसे ही हम उस गैस को बल्ब ए पर रखेंगे और डी को ऊपर नीचे खिसकाकर इस पूरे संयंत्र को समांजित करेंगे, वैसे ही बल्ब बी का पारा फिर से संकेतक P को स्पर्श करेगा और उस समय B और E दोनों के मध्य जो दाब का अंतर होगा वो होता है T सेंटीग्रेड पर P। मतलब T सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यदि हम उसको देखें तो उस समय हमको दाब कितना प्राप्त होगा, P प्राप्त होता है। तो इस प्रकार T सेंटीग्रेड पर उस अज्ञात गैस का हमको दाब P प्राप्त हो जाता है और इस तरह से हम कोई भी अज्ञात गैस, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, कोई भी अज्ञात गैस का हम आसानी से दाब का मापन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस गैस तापमापी के गुण। गैस तापमापी का गुण, सबसे पहला गुण यह है गैस तापमापी का कि द्रव की अपेक्षा गैस में प्रसार अधिक होगा।
हम देखते हैं कि द्रव की अपेक्षा गैसों में प्रसार अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि द्रव के अणु जो होते हैं पास पास होते हैं और गैस के अणु अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। इस कारण द्रव की अपेक्षा गैसों में प्रसार अधिक होता है, इसलिए गैस तापमापी अत्यंत सुग्राही होती है। इसलिए गैस तापमापी अत्यंत सुग्राही होती है। ये पहला इसका गुण है। सेकंड गुण होता है गैसों में प्रसार एक समान होता है एवं नियमित होता है। गैसों में जो प्रसार है वो एक समान एवं नियमित होगा। तीसरा इसका जो गुण है, पहला गुण हो गया द्रव की अपेक्षा गैसों में प्रसार अधिक होता है और इस कारण ये गैस तापमापी अत्यंत सुग्राही होती है। और दूसरा ये है कि गैसों में प्रसार एक समान और नियमित होता है। तीसरा है गैसों का प्रसार गुणांक। गैसों का प्रसार गुणांक निश्चित होता है या अधिक होता है, निश्चित होता है। तो ये तीनों क्या है? गैस तापमापी के गुण। इसी गुण के कारण हम द्रव तापमापी के अपेक्षाकृत गैस तापमापी को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि गैसों में प्रसार यदि प्रसार अधिक होगा, प्रसार होने के कारण वो सुग्राही अधिक है और सुग्राही होने के कारण क्या होगा, हम आसानी से और बिना गलती के हम इसमें आसानी से उसका दाब, कोई भी गैस का दाब निकाल सकते हैं। सेकंड, गैसों में प्रसार एक समान और नियमित होगा। अब गैसों में प्रसार यदि नियमित और एक समान होगा तो जिस गैस का हमको दाब निकालना है आसानी से हम उसका दाब निकाल सकते हैं। और थर्ड है गैसों का प्रसार गुणांक हमेशा निश्चित होगा। अब देखते हैं हम गैस तापमापी के दोष। गैस तापमापी का दोष। गैस तापमापी का पहला दोष ये है कि गैस तापमापी जो है वो आकार में बहुत बड़ा है। गैस तापमापी का आकार बड़ा है और गैस तापमापी का यदि आकार बड़ा है तो हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमको असुविधा हो सकती है और असुविधा होने का हो सकता है उसमें टूट फूट हो जाए। इस कारण हम इसका उपयोग सभी स्थानों पर नहीं कर सकते। दूसरा ये दोष होता है, इसमें हम को यदि दाब निकालना है तो दाब का गणना हम करते हैं T = हमने निकाला था कितना, P - P0 अपॉन P100 माइनस P0 × 100। T टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर हमने ये दाब निकाला था। अगर ये जो गणना है वो बहुत अधिक जटिल होती है और जटिल होने के कारण हम हो सकता है हमसे कैलकुलेशन में गलती हो जाए, इस कारण भी इस गैस तापमापी का उपयोग हम कम करते हैं। और तीसरा होता है कि गैस तापमापी, यदि हम गैस तापमापी का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ता है हमको वायुमंडलीय दाब का। गैस तापमापी यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ता है वायुमंडलीय दाब का। और यदि वायुमंडलीय दाब कम हो या ज़्यादा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब हर स्थान पर स्थिर नहीं रहती, ये वायुमंडलीय दाब हमेशा बदलते रहता है। और इस कारण से यदि हम मान लो वहाँ पे गैस तापमापी से निकाल रहे हैं किसी गैस का तापमान और उस समय यदि वायुमंडलीय दाब अस्थिर रहे तो हमारे द्वारा जो निकाला गया ताप है वो गलत हो सकता है। इसलिए भी इन तीनों दोष के कारण हम गैस तापमापी का उपयोग हर स्थान पर नहीं करते हैं। आज हमने पढ़ा गैस तापमान, हाइड्रोजन ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है या ऊष्मीय संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो उस समय गैसों का जो मान है या हाइड्रोजन गैस तापमापी क्या होती है, तो हाइड्रोजन गैस तापमापी के द्वारा हम गणना कैसे करते हैं, इन सब के बारे में जाना। आगे हम अगली कक्षा में करते हैं। धन्यवाद।